नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 7 की NCERT में ज्योग्राफी को, और आज हमारा अध्याय नंबर 5 है जिसमें हम पढ़ेंगे जल के बारे में। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। दोस्तों, संघनित का मतलब होता है कि वह जलवाष्प जो है छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जलचक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। दोस्तों, अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी। अलवण का मतलब होता है दोस्तों मीठा जल, जो है नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, यानी कि खारा होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl या फिर खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि लवणता क्या है। दोस्तों, लवणता जो है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है और महासागरों की औसत लवणता जो होती है दोस्तों वह 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। यह पैराग्राफ दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर जल थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका द्वारा दोस्तों जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। दोस्तों, महासागरों में जो है सबसे अधिक जल का भाग स्थित है, जिसमें 97.3% है। बर्फ छत्र के रूप में 0.2 है। भूमिगत जल है दोस्तों वह है 00.68। झीलों का अलवण जल है 0.009। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें हैं 0.009। वायुमंडल में है दोस्तों जो जल उपस्थित है 0.0019% है और नदियों में 0.0001% जल उपस्थित है। टोटल दोस्तों 100% जल दिखाया गया है। दोस्तों, इजराइल के मृत सागर में जो दोस्तों 340 ग्राम प्रति 1000 लीटर लवणता होती है और तैराक इसमें प्लॉ कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता जो है इसे सघन बना देती है। दोस्तों, यह है आपको याद रखना है कि सबसे अधिक लवणता जो है वह मृत सागर की है और कितनी है तो 340 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि प्रति 1000 ग्राम। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर
हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे महासागरीय परिसंचरण के बारे में। दोस्तों समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगे, ज्वार-भाटा एवं धाराएं। ये महासागर की प्रमुख गतियां हैं। दोस्तों पहले हम पढ़ेंगे तरंगों के बारे में। दोस्तों समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। दोस्तों यहाँ से यह लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इनको तरंगे कहा जाता है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या फिर जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसको कि सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, यह डूब गया था। दोस्तों सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर जो है पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों यह आपको याद रखना है कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। दोस्तों जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। दोस्तों यह पॉइंट आपको याद रखना है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एक महासागरीय गत यानी जल की गत के बारे में। ज्वार भाटा किसको कहा जाता है? दोस्तों दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दोस्तों महासागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसको भाटा नाम दिया जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को
बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों यह पूरा यहाँ से पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। दोस्तों महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों यह पैराग्राफ भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलते हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। दोस्तों महासागरीय जलधाराओं से सिंपली पूछा जाता है कि कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी गर्म जलधारा है, और इसको हम इस इमेज के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों लैब्राडोर जो कि एक गर्म जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यह एक ठंडी गर्म जलधारा है। दोस्तों लैब्राडोर की धारा ठंडी है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म जलधारा है, जबकि कैनरीज धारा यह भी ठंडी जलधारा है। उत्तरी विषुवतीय धारा यह गर्म जलधारा है। इक्वेडोर विपरीत धारा गर्म जलधारा है और ब्राजीलियन की धारा गर्म जलधारा है, जबकि फॉकलैंड की जलधारा शीत यानी कि ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट की जलधारा, दोस्तों हम्बोल्ट या इसको पेरू की जलधारा भी कहा जाता है, यह ठंडी जलधारा है। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा यह गर्म जलधारा है। पश्चिमी वायु अपवाह यह ठंडी जलधारा है। अगुल दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह एक गर्म जलधारा है। वेनेजुएला धारा यह एक ठंडी जलधारा है। दोस्तों यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस दोस्तों मोस्ट, और यहाँ पे एक जलधारा है क्यूरोसियो जलधारा, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह एक गर्म जलधारा है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।